Hello everyone, welcome to Study Minds with SS. We have started MCQ series of research जिसमें 50 क्वेश्चंस थे और आज हमारा लास्ट पार्ट है. बाकी के 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, सो प्लीज़ आप देख लीजिएगा उन 4 पार्ट्स को, जिसमें 1 से लेके 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया मैंने. आज हम रेस्ट जो हमारे 10 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा. और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ की सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगी और डेली क्विज़ेस भी होते हैं, वो भी आप अटेंड कर पाओगे. सो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. सो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग. 4 पॉइंट्स दिए हैं. कह रहा विच ऑफ द अबव बिलोंग टू रिसर्च एथिक्स एंड शुड बी एडहर्ड. इन चारों में से कौन सा रिसर्च एथिक्स को बिलोंग करता है और उसे हमको मानना चाहिए. पहला है ऑनेस्टी, सेकंड है इंटीग्रिटी, थर्ड है कॉन्फिडेंशियलिटी और फोर्थ है सब्जेक्टिविटी. सी वी ऑलरेडी नो कि रिसर्च में सब्जेक्टिविटी नहीं होती है. अगर रिसर्च में सब्जेक्टिविटी होगी तो फिर बायसनेस आ जाएगा, और क्योंकि बायसनेस को हमको नहीं लाना है इसलिए हम सब्जेक्टिविटी की जगह हम लोग ऑब्जेक्टिविटी यूज़ करते हैं. ठीक है, रिसर्च क्या कंसिडर करता है, ऑब्जेक्टिविटी. सो बाकी तीनों के तीनों हमारे इसके पॉइंट्स है रिसर्च एथिक्स के. ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है. सो ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट आंसर. ओके, सी कॉन्फिडेंशियलिटी इसलिए होगा. कॉन्फिडेंशियल कोई चीज़ रखना मतलब क्या, कि हम कोई चीज़ को हाइड करके रखें. आप रिसर्च बाद में करोगे, जब आप पीएचडी करने जाओगे तो आप डेटा कलेक्ट करोगे, तो आपको बहुत तरीके से आप डेटा कलेक्ट करोगे. ओके, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सारे डिटेल्स तो दे देंगे बट वो चाहेंगे कि उनका नाम नहीं आए. तो इसलिए उस पर्सन के फीलिंग्स को समझ के कंसिडर करके हमें कुछ कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है. इसलिए रिसर्च में कॉन्फिडेंशियलिटी भी मैटर करता है. इस वजह से हमारा ऑप्शन थर्ड भी कंसिडर किया जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट 42. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग द सैम्पल इंस्टेड ऑफ होल पॉपुलेशन. सी हमने क्या देखा था, एक पॉपुलेशन है. ओके, पॉपुलेशन से हम क्या डिराइव करते हैं, एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं. वो छोटा सा पार्ट क्या होता है, मेरा सैम्पल होता है. तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द होल पॉपुलेशन, ये पूरे पॉपुलेशन के पढ़ने के बजाय हम क्या पढ़ते हैं, सैम्पल को पढ़ते हैं. ऐसा क्यों करते हैं, इससे क्या होगा, इससे मेरा टाइम भी बचेगा और इससे मेरी कॉस्ट भी बचेगी, मतलब पैसे भी मेरे बचेंगे. लाइक अब पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करने में मेरे को ज़्यादा अमाउंट लगेगा, ओके, एज वेल एज मेरा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा एंड एट द सेम टाइम मेरी एनर्जी भी लगेगी. बट अगर हम सैम्पल की स्टडी करते हैं तो मेरा टाइम भी कम होगा, टाइम भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगी और मेरी एनर्जी भी हम रिटेन करके रखेंगे. तो इस वजह से इसका आंसर हमारा होगा बोथ ऑफ द अबव. ओके, बोथ ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर. इट सेव्स टाइम एज वेल एज इट सेव्स मनी. नेक्स्ट, in doing action research what is the usual sequence of steps. एक्शन रिसर्च जब हम करते हैं उसका स्टेप क्या है. ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा है, बहुत बार मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछा है. लाइक हर एक शिफ्ट में आपको, हर 2 से 3 शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन रिपीट होते मिल जाएंगे एक्शन रिसर्च के. और ख़ासकर इसका ये स्टेप्स तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेप्स तो एकदम रट के जाना. तो इसका स्टेप्स क्या है मेरा, पहले हम प्लान करेंगे. ठीक है, प्लानिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर एक्ट करेंगे. एक्शन जब हम ले लेंगे, एक्शन लेने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या चेंजेस सही में हुए हैं या कुछ भी जो भी हमने एक्शन लिया उस पर्टिकुलर पीरियड्स को लेके या पर्टिकुलर चीज़ को लेके वो सही में वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है. वी ऑब्जर्व, और ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या रिफ्लेक्ट किया है, वेदर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन हुआ है उसका, नेगेटिव हुआ है या न्यूट्रल हुआ है, तो हम वो चीज़ भी चेक करेंगे. सो इसका मेरा होता है स्टेप प्लानिंग, एक्शन
प्लानिंग, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। सो ये होता है हमारा रिसर्च का स्टेप। दैट इज ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर एडवांसिंग नॉलेज द लेटेस्ट स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय मैनकाइंड। अपने नॉलेज को एडवांस करने के लिए जो लेटेस्ट स्ट्रैटेजी है, जो टेक्निक है, वो इंसान क्या यूज़ करता है? कंसल्टिंग एन अथॉरिटी? नहीं। डिडक्टिव रीजनिंग? नहीं। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, मेरे पास ऑलरेडी एक थ्योरी बनी हुई रहती है और फिर उसको हम पार्ट्स बाय पार्ट्स हम उसको देखते हैं कि हाँ, इससे मेरा कॉन्क्लूशन निकल के आया है कि नहीं आया है। बट इसमें बात कर रहा है एडवांसिंग की, तो लेटेस्ट स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय मैनकाइंड क्या होगा? साइंटिफिक थिंकिंग। साइंटिफिक सोचेंगे, वैसा थॉट्स आएगा मेरे माइंड में, तभी तो हम नॉलेज को एडवांस करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसका मेरा करेक्ट आंसर होगा साइंटिफिक थिंकिंग। नेक्स्ट, विच वेरिएबल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर वेरिएबल? कौन सा वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है? विच वेरिएबल इज अंडर द इन्फ्लुएंस पूछ रहा, अंडर द मतलब किसके कंट्रोल में रहता है, तो इसका क्या होगा हमारा आंसर? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल ही कंट्रोल में रहता है ना इंडिपेंडेंट के। इंडिपेंडेंट में हम क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं और उसका जो इफ़ेक्ट है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। तो इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या होगा? ये मेरा होता है उसके कंट्रोल में, उसके इन्फ्लुएंस में होता है। ओके, सो इसका आंसर होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर नोन एज। जब मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाया था स्टेप्स ऑफ रिसर्च में, एक स्टेप होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करना, तो उसमें हमारे दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। पहला तो हमारा होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? वो मेन एम होता है उस स्टडी का, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और सेकेंडरी होता है कि ये हेल्प करता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ठीक है, तो इसका भी एक दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारा? जनरल ऑब्जेक्टिव। ये जनरल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, वेरस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को और क्या कह सकते हैं हम? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पेजेट गेव अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ। इन्होंने जो थ्योरी दी है ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स माइंड का जो डेवलपमेंट होता है, इंटेलिजेंसी का जो डेवलपमेंट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ हिस, किसके बेसिस पे दिया है? अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च और एक्सपेरिमेंट रिसर्च। तो फंडामेंटल रिसर्च होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। अप्लाइड में क्या होता है? ऑलरेडी कोई थ्योरी है, हम उसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च मेरा क्या होता है? ब्रॉड एरिया के लिए होता है। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? ये मेनली कंडक्ट किया जाता है थ्योरीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए, थ्योरीज़ को बनाने के लिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? गेव अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस ऑन द बेसिस ऑफ हिज, किस थ्योरी के बेसिस पे? तो फंडामेंटल रिसर्च इस थ्योरी के बेसिस पे ये आगे की थ्योरीज दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? इसमें मेनली हम थ्योरीज़ को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। इस वजह से इसका आंसर होगा फंडामेंटल रिसर्च। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, so fundamental research will be your correct answer. Next, research is not considered ethical if, research ethical नहीं consider होगा कब? If it tries to prove a particular point, does not ensure privacy and anonymity of the respondent, does not investigate the data scientifically, is not of a very high standard. See, here रिसर्च इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? एथिकल, एथिक्स पे बात हो रही है।
तो ट्राइज टू प्रूव अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे तो वो अनएथिकल हो जाएगा, ऐसा नहीं है. हाँ, रिसर्च मेरा गलत हो जाएगा, दैट इज़ अनदर थिंग, बट वी कैन नॉट से कि दैट टाइप ऑफ रिसर्च विल बी अनएथिकल. सो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है. डज नॉट इन्वेस्टिगेट द डेटा साइंटिफिकली, ये भी नहीं है. हाँ, एरर हो सकता है, एरर अराइज हो सकता है, बट अनएथिकल नहीं हो सकता है. इज़ नॉट ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, ये तो कोई तुक्का नहीं है. सेकेंड क्या है, डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पॉन्डेंट. दिस वन विल बी योर करेक्ट आंसर. वाई सर? ओके, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया कि रिसर्चर जब भी डेटा कलेक्ट करता है तो उसको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं. तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे भी होते हैं जिनको हिडन लोग रखना चाहते हैं. रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका नाम नहीं आए या उनके बारे में जो भी डिटेल पता चली है डेटा के थ्रू वो हिडन ही रहे, वो सबको नहीं पता चले. तो एक रिसर्चर की ये जिम्मेदारी बनती है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ डिटेल्स को, कुछ डेटा को वो कॉन्फिडेंशियल रखे. तो इसलिए वो गुड एथिक्स कहलाता है. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो अनएथिकल हो जाएगा. तो व्हाट द क्वेश्चन सेज इज, रिसर्च इज नॉट कंसिडर्ड एथिकल इफ इट डज नॉट इंश्योर प्राइवेसी एंड एनोनिमिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट. अगर रेस्पोंडेंट की प्राइवेसी और एनोनिमिटी को वो मेंटेन नहीं कर पाए तो वो रिसर्च क्या कहलाएगा, अनएथिकल. ओके, होप सो दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी. नेक्स्ट है द सोशियोग्राम टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी. सी, वर्ड क्या दिया है, सोशियोग्राम मीन्स इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, सॉरी, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू सोशल. ठीक है, सोशल एस्पेक्ट की बात कह रहा है. तो वोकेशनल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ह्यूमन रिलेशंस, अचीवमेंट, मोटिवेशन. सो सोशियोग्राम टेक्निक किस चीज़ में, किसकी स्टडी में यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, क्योंकि ह्यूमन रिलेशन भी सोशली है. ठीक है, सोशली वो भी रिलेटेड है, इसलिए ह्यूमन रिलेशन की स्टडी में हम सोशियोग्राम टेक्निक को यूज़ करते हैं. सो ह्यूमन रिलेशन विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन एज वेल एज द सीरीज ऑफ 50 MCQs. इस सीरीज़ का भी लास्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है. 9-year-olds are taller than 7-year-olds. This is an example of a reference drawn from. 9 साल के बच्चे, 9 और 7 साल के बच्चे ही कहलाएंगे. 9 साल के जो बच्चे हैं वो लंबे हैं किससे, 7 साल के बच्चे से. तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है या किस रेफरेंस को ये ड्रॉ कर रहा है? वर्टिकल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल, टाइम सीरीज और एक्सपेरिमेंट स्टडी. सी, ये दोनों तो किसी टाइप की कोई स्टडी नहीं होती है. रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंट रिसर्च, बट स्टडी नहीं होती. ना वर्टिकल स्टडी होती है ना एक्सपेरिमेंट स्टडी होती है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट क्रॉस सेक्शनल स्टडी और टाइम सीरीज स्टडी होती है. क्रॉस सेक्शनल में मैंने क्या बताया था, इसके पिछले पार्ट पे शायद क्वेश्चन आया था क्रॉस सेक्शनल और टाइम सीरीज़ का. तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब भी किसी एक वेरिएबल, एक फैक्टर की अगर हम स्टडी करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड में, तो वो मेरा क्या कहलाता है, टाइम सीरीज़ कहलाता है. मीन्स टाइम सीरीज़ में क्या होगा, एक वेरिएबल होगा मेरा या एक फैक्टर होगा और उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, डिफरेंट टाइम में करेंगे. ठीक है, एक वेरिएबल, एक फैक्टर की स्टडी हम अलग अलग टाइम में करते हैं तो वो हो जाता है मेरा टाइम सीरीज़. बट ऑन द अदर हैंड क्रॉस सेक्शनल क्या कहलाता है मेरा, क्रॉस सेक्शनल कहलाता है कि अगर अलग अलग वेरिएबल्स की स्टडी हम एक ही टाइम पे करते हैं, मतलब टाइम तो मेरा एक होता है. ठीक है, जैसे आज हम मान लो आज हमने ए की भी स्टडी कर ली, बी की भी स्टडी कर ली, सी की भी स्टडी कर ली, डी की भी कर ली. ये 4 पर्सन की स्टडी हमने आज कर ली. ठीक है, टुडे. तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा क्रॉस सेक्शन. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9-year-old आर टॉलर दैन 7-year-old. मतलब
9 साल के बच्चे की भी हमने स्टडी कर ली, यहाँ 7 साल के बच्चे की भी स्टडी कर ली। तो बहुत सारे वेरिएबल्स की स्टडी जब हम एक ही टाइम पे करते हैं तो वो क्या कहलाता है मेरा? क्रॉस सेक्शन। दैट इज स्टडिंग वन वेरिएबल एट डिफरेंट टाइम पीरियड इज नोन एज टाइम सीरीज, एंड स्टडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एट अ सिंगल टाइम और एट अ वन टाइम इज नोन एज क्रॉस सेक्शन। तो इसमें क्या है, 9 ईयर एक वेरिएबल है, 7 साल का बच्चा एक वेरिएबल है, तो इन दोनों की स्टडी हम एक ही टाइम पे कर रहे हैं, तो ये हो जाता है मेरा क्रॉस सेक्शन। ओके, टाइम मेंशन नहीं है बट आपको वेरिएबल्स तो 2 दे दिए हैं ना, तो वेरिएबल्स 2 दे दिए हैं तो ये अंडरस्टूड है कि एक ही टाइम पे किया गया होगा। अगर अलग अलग टाइम पे किया गया होता तो फिर क्वेश्चन में मेंशन किया रहता, बट क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है और वेरिएबल्स फैक्टर्स आपको ढेरों दे दिए गए, वो अंडरस्टूड है कि एक ही टाइम पे कंडक्ट किया गया होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा मेरा क्रॉस सेक्शन। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर इज क्रॉस सेक्शन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। और दैट्स इट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पे या किसी यूनिट पे अगर आपको लेक्चर्स चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उस टॉपिक की या उस यूनिट की वीडियोस ले आऊँगी। ओके, सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।